हे गाइस, मैं विमल सिंह, आई एम स्टार्टिंग विद द वीडियो। और आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो नंबर 6 लेके आ गया हूं आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अगर आपने वीडियो नंबर 5 देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने ये टॉपिक हमारा छूट गया था। जैसे अगर मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूं तो अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो हमने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक कर लिया था। हमने लास्ट वीडियो में ये टॉपिक, हमने लास्ट वीडियो नंबर 5 में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज वी की वैल्यू हमने निकाली थी पॉइंट चार्ज की वजह से, कि भाई पॉइंट चार्ज पे वी की वैल्यू क्या होगी आर डिस्टेंस पे, और डाइपोल की वजह से वी की वैल्यू क्या होगी ये हमने निकाला था। आज हमें वी की वैल्यू निकालना है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहला डेरिवेशन आज का हमारा होगा, सबसे पहला डेरिवेशन होगा हमारा आज का, दैट इज सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। करते हैं बात बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, पहला डेरिवेशन जो लास्ट वीडियो में बच गया था, कर लेंगे। आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है ये वाला टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा टॉपिक हो जाता है। ये है तो एक बहुत बड़ी थियरी, है तो बहुत बड़ी थियरी, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अच्छा नोट्स बना दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसको मैं बार बार ईपीएस बोलूंगा। जब भी मैं ईपीएस बोलूं तो आप याद रख लेना कि मैंने क्या बोला है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में इसकी बात कर रहा हूं। आराम से याद कर लेना, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको सारी बातें तब तक समझ में आ रही होंगी जब तक आपने पूरी वीडियो लिंक में देखा हुआ है, अलाइनमेंट में देखा हुआ है, वाइज नंबर वाइज देख लिया हुआ, सब कुछ देख लिया हुआ, नोट्स बना लिया हुआ, आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करो, अनऑफिशियल ग्रुप में शेयर करो, बच्चों को पता लगना चाहिए कि हम काफी मेहनत कर रहे हैं। करें, ध्यान दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जिसके ऊपर सच बताऊं तो जेई/नीट में भी काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। पर हम लोग बेसिक अपने बोर्ड और सीईटी के लेवल पे ही देखेंगे, बोर्ड प्लस सीईटी की बात करेंगे यहाँ पर, नो डाउट। उसके बाद जो 3 डेरिवेशन आता है वापस से पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में ना यार 2 बातें याद रखो, जब भी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब ईपी, जब भी मैं बोलूंगा ईपी तो मेरा सिंबल होगा वी, सिंपल। और जब भी इस चैप्टर में बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ईपी का उल्टा पीई, तो मेरा सिंबल होगा यू, सिंपल। तुम्हें याद होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर 3 डेरिवेशन वापस से आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज, n पॉइंट चार्ज, ये याद होना चाहिए भाई। n नंबर ऑफ पॉइंट होंगे तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट पे चार्ज रखें तो क्या पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी अपने को ये पता होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलते हैं टॉपिक के पहले डेरिवेशन पे, आज के डेरिवेशन पे। देखिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा, आज मैंने काफी होमवर्क किया, काम किया, पर मैंने हेडिंग पहले से लिख दी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। भाई साहब सिस्टम ऑफ चार्ज कैसे लेंगे सर, बताते हैं। देखो मैं एक पॉइंट ले लूंगा, सिंपल सी बात है, मैं एक पॉइंट ले लूंगा, पॉइंट ओ ले लिया मान लेते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बहुत सारे आजू बाजू सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे। जैसे मान लेते हैं कि यार ये इस पॉइंट से मुझे दिखता हुआ जो चार्ज है वो मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं Q2 है, यहाँ पे जो चार्ज है मान लेते हैं वो Q3 है, बराबर, डॉट 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 करके Q1 मान लेते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, अरे हाँ ना तो बोलो यार, सिंपल है। सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्ज है, हमने एक पॉइंट लिया। ध्यान सुनना, ये डेरिवेशन कहना चाहता है कि सर जहां पे भी सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो सिस्टम ऑफ चार्ज के डब्बे में हाथ डालो, एक ऐसा पॉइंट लो जहां पे चार्ज ना हो, उस पॉइंट से देखो कि कितने सारे चार्ज हैं, और उस पॉइंट पे उन बाकी सारे चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू कितनी होगी। मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान सुनना बारीकी से। ये डॉट 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 मैंने दिखाया है, दैट इज Qn, मान लेते हैं Qn। अब इस एक बात को जानना बहुत जरूरी है इसमें कि सर मुझे एक बात पता है सर,
कि अगर एक बॉक्स है जहां पे बहुत सारे चार्ज है, अब इसमें बहुत सारे चार्ज होंगे ऐसे ऐसे, सर मैं एक ऐसा पॉइंट लूंगा जहां पर मुझे v की वैल्यू निकालनी है उन अलग अलग चार्जेस की मदद से। तो हमेशा याद रखना, जब भी हमें v की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे चाहिए तो हमें जो भी चार्जेस, जिन चार्ज का इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, हमें उसका डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। इस बात को याद रख, हमें वहां से उनका डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? डिस्टेंस, कि भाई वो चार्ज का डिस्टेंस क्या है, जिस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ वहां से डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस पता होना जरूरी है। सिंपल सी बात है। क्या ये बात इतनी समझ में आई कि सबसे पहले अपने को जिस पॉइंट पे v की वैल्यू निकालनी है, सिस्टम ऑफ चार्ज में घुस गए हो, एक ऐसा पॉइंट ले लिया, रैंडम पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, सिस्टम ऑफ चार्ज में घुसे, रैंडम पॉइंट लिए, रैंडम पॉइंट से दूर दूर जितना भी चार्ज फैला हुआ है उन सारे पॉइंट पे इंडिविजुअली उनका डिस्टेंस काउंट कर लिए। सिंपल है, आसान तो है ना यार, वेरी इजी। अब चलो ध्यान दो, चलिए तो इसका सर डिस्टेंस जानना बहुत जरूरी है अपने लिए, तो भाई साहब यहाँ का डिस्टेंस ये ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ का डिस्टेंस ये, उसके बाद यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से डिस्टेंस यहाँ पे। अब देखते हैं ध्यान से बारीकी से, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2, ये डिस्टेंस r3 और ये डिस्टेंस rn हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे सर? सिंपल सी बात है, लेट द चार्ज q1, q2, q3 एंड डॉट 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 qn आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट, ऐसा बोल सकते हो, प्लेस्ड एट अ पॉइंट a b c एंड d, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें बोलने वाली कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये लिखने आना चाहिए, मैं लिख के दूंगा नहीं। एंड r1 and r2 and r3 and dot 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 rn is the distance between q1, q2, q3 and qn from point o। सिंपल। क्या ये बात लिखने आएगी इसको देख करके? बहुत ही सिंपल है, इसको रिपीट करके देख लेना कि भाई साहब q1, q2, q3 and dot 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 qn with the charges placed at a point situated at a point a and b and c and d। सिंपल, आसान है भाई साहब। r1, r2, r3 and dot 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 rn is the distance between q1, q2, q3 dot 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 qn to the point o। सिंपल, देख करके लिख लिया, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर एक बात पता है कि सर अगर मैं पहले पॉइंट में लिखता हूं सर कि अगर मुझे पॉइंट ओ पे Q1 की वजह से, अगर मुझे, जाहिर सी बात है कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी है कि सर किसी भी पॉइंट पे अगर आप चार्ज को रखते हो, जैसे मान लेते हैं, चलो लास्ट लेक्चर में बात हुई है एंडिंग में कि किसी भी पॉइंट पे अगर आपने एक चार्ज रखा, जैसे इसको मान लेता हूं कैपिटल क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू, और आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे v की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने सर देखा था कि v की वैल्यू यहाँ पे होती है v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू बाई आर। यार समझा कि नहीं यार? यस और नो? आया कि नहीं आया यार? आना चाहिए, सही कि नहीं यार? ये हमने देख लिया। अगर उस हिसाब से पहले पॉइंट में सर मुझे v1 की वैल्यू, मतलब v1 बिकॉज v1 इज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू q1 ना, ड्यू टू q1 एट पॉइंट ओ, सिंपल, ओ पॉइंट पे। तो भाई साहब v1 की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी बताओ? 1/4πε0 इंटू q1/r1। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया यार? यस और नो? ध्यान दो। तो भाई साहब इसको बॉक्स बना लेंगे, सिंपल। ये अपने को क्या मिल गया? v1 की वैल्यू। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप सेकंड पॉइंट में लिखना चाहें, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत सिंपल सा आसान सा है, कोई बुराई वाली बात इसमें नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? चलो बारीकी से बात करते हैं, बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट 2 पे अगर आप ध्यान दोगे तो Q2 के लिए मैं क्या लिखूंगा? वैसे ही V2, ये V2 के लिए ये लाइन लिख लेना, सेम V2 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2 एट पॉइंट O, ठीक है? ये वाली लाइन लिख लोगे आप, ये मैं नहीं लिखने वाला। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? V2 की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। सेम लाइन इधर छाप देना है, ठीक है? Q2/R2। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया? आना तो बोलो यार, यस और नो? चलो ध्यान दो। थर्ड,
V3 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q3/R3 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही चौथे पॉइंट में मैं लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं चौथे पॉइंट में लिख सकता हूं दैट इज Vn। मेरा Vn क्या हो जाएगा बताओ, 1/4πε0 इंटू Qn/Rn। भाई साहब ये लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला लिया मैंने, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का फॉर्मूला था। हमने किया पॉइंट ओ पे, हम गए पॉइंट ओ पे जा करके हमने R1 डिस्टेंस पे Q1 लिया, R2 डिस्टेंस पे Q2 चार्ज, R3 डिस्टेंस पे Q3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे n चार्ज होंगे n पॉइंट पे, तो Rn डिस्टेंस पे हमने Q1 चार्ज ले लिया। अब ये सिस्टम में हमने देखा कि V1, भाई साहब इस पॉइंट पे Q1 का इंपैक्ट कितना हो रहा है, V1 नाम का, V1 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V1 जितना, इस पॉइंट पे V2 कितना हो रहा है, Q2 की वजह से क्या होगा, V2 बनेगा, Q3 की वजह से क्या बनेगा, ये बनेगा। अब टोटल भी निकालना है, अगर टोटल भी निकालना है, क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे मेरा मोटिव है टोटल वी का मोटिव है मेरा, मुझे निकालना तो है बहुत आसान तरीके से। आना तो बोलो यार, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे ही आपको समझा वैसे ही एक चीज यहां पे यूज करनी है भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। V इज इक्वल टू, V टोटल जो है, जो नेट है, दैट इज टोटल V टोटल कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn, सिंपल। अब सर ये कहां से आ गया, सर ये सुपरपोजिशन थ्योरम कहां से आ गया, ये सारी कहानी कहां से आ गई सर, समझते। ये सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, जो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपके स्टेट बोर्ड में दिया हो। सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान तरीके से। दूसरा मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत ही आसान थ्योरम होता है। यहाँ पे मैं ज़्यादा उसको इलेबरेट नहीं करूंगा, बहुत ही आसान भाषा से समझा दूंगा। अगर हम 11th की वीडियो बनाते हैं आने वाले टाइम में, तो हम उसमें बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बट आपको सुपरपोजिशन आना चाहिए। पर फिर भी मैं थोड़ा मोड़ा बोलना चाहूँगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, बोलता है किसी भी पॉइंट पे, वहाँ पे तो फोर्स के लिए किया था, वहाँ पे कूलम फोर्स, वहाँ पे टॉपिक ये था कि किसी भी ऐसे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं और किसी भी एक चार्ज को लिया तो बहुत सारे चार्जेस का फोर्स का क्या इंपैक्ट होगा, सारे फोर्स को ऐड कर देना होता है, सिर्फ इतना ही बोला था। वो 11 की बात थी, बट यहाँ पे चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, वी से स्केलर क्वांटिटी। अब सुनो ध्यान से, बारीकी से बात समझना। इस पॉइंट पे इस Q की वजह से एक V बनी, V1 मान लेते हैं। इस पॉइंट पे Q2 की वजह से V बना, Q3 की वजह से V बना, Q1 की वजह से एक V बना। टोटल V की वैल्यू निकाली, और अगर मैं टोटल V मुझे चाहिए तो मैं इंडिविजुअली इनके इसके इसके इसकी वजह से Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 की वजह से जितना भी V बना, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना भी बना, उन सबको जुप करके ऐड करूंगा। ऐड करने का परमिशन देता है सुपरपोजिशन थ्योरम। अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये सुनो, ऐड करने का जो परमिशन होता है वो देता है सुपरपोजिशन थ्योरम कि यार जो भी पॉइंट आपने लिया उस पर ऐड करो यार फटाक से, जुम्बा 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 जुम्बा, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1, इनकी वजह से जो भी पोटेंशियल की वैल्यू आती है पॉइंट O पे, सबको ऐड करो। ये परमिशन देता है कौन, सुपरपोजिशन थ्योरम। सिंपल सी बात, आई होप आपको समझा होगा। तो बस लिख दे फटाफट से फिर, चलो। तो V टोटल जो होगा, V टोटल दैट इज, ये कितना जाएगा बताओ। ऐसे यहाँ पे हर जगह 1/4πε0 कॉमन आने वाला है, तो 1/4πε0 कॉमन आ गया। और जहां पे मैं ये लिखना चाहूंगा दैट इज Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3, ये बोलना चाहूंगा, एंड प्लस डॉट 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 प्लस Q1/Rn, यहाँ पे क्लोज कर दिया, सिंपल। अब बारीकी से ध्यान दोगे तो Vt इज इक्वल टू 1/4πε0, और इसे लिखा जा सकता है, क्योंकि बार बार इतना को याद रखेगा सर, तो इसे लिखेंगे सर कैसा, समीशन ऑफ Qi/Ri, और I की वैल्यू सर स्टार्ट होनी चाहिए, I की वैल्यू
1 से लेकर के, देखो i की वैल्यू 1 है, अगर क्यू आई अपॉन आर आई, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो i की वैल्यू 1 से लेके n तक स्टार्ट हो गई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने ये समझाने की कोशिश करी। ये अपना बन गया आंसर, दिस इज आवर आंसर, सिंपल। बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी। तो भाई साहब डेरिवेशन अपना खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझा होगा। क्या मुझे रिवाइज करना चाहिए क्या यार? हाँ ना तो बोलो यार, क्या मुझे रिवाइज करने की जरूरत है क्या? सिस्टम ऑफ चार्जेस लिया, Q1 Q2 Q3, R1 R2 डिस्टेंस। भाई इस बात को याद रख लो कि जिस पॉइंट पे भी मुझे सिस्टम ऑफ चार्जेस में, जिस पॉइंट पे भी रैंडम पॉइंट पे मुझे V की वैल्यू निकालनी होगी, उस पर्टिकुलर चार्ज, जितने भी चार्ज मैं लूंगा उनका डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए। बिना डिस्टेंस के मैं निकाल सकता नहीं, सिंपल तरीका। तो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड है अपना, आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। काफी ज्यादा मजेदार है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या, एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या है। देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस, अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो इक्वी मतलब होता है इक्वल, प्लस पोटेंशियल मतलब होता है V उसका सरफेस। मतलब सर ये समझ करके पता लगता है सर, इसको देख करके ऐसा रियलाइज होता है कि सर हमें एक ऐसा सरफेस चाहिए, वो सरफेस कैसा भी हो, शीट जैसा दिखता हो, चाहे गोल जैसा दिखता हो, चाहे लीनियर सिलेंड्रिकल दिखता हो, चाहे रैंडमली कुछ भी दिखता हो, क्लोज बॉडी क्लोज सरफेस दिखता हो, उस सरफेस पे मुझे V की वैल्यू, अगर मैं किसी भी पॉइंट पे जाऊंगा, 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 तो मुझे V की वैल्यू हर जगह सेम मिलनी चाहिए। मुझे V की वैल्यू, 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 टाना नाना 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 टाना नाना 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 टाना नाना, अरे हाँ ना तो बोलो यार, V की वैल्यू मुझे हर जगह सेम मिलनी चाहिए, हर जगह सेम होनी चाहिए। ये एक ऐसा सरफेस है सर, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस कहलाता है जहां पे हर पॉइंट पे V की वैल्यू सेम हो जाती है। सर क्या मिलेगा, क्या कंडीशन होंगे, क्या चीजें होंगी, देखते हैं और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो कहता है, देखो जो मैंने समझाया वही है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एन ईपीएस मतलब, ईपीएस मतलब मैं जब भी ईपीएस बोलूंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा, सिंपल सी बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलूंगा, इस बात को याद रखो। तो देखिए ध्यान से, an EPS is that surface at every point of which electric potential V is same। सिंपल, जो मैंने अभी बताया वही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिए, the potential V for a single charge Q is given by ना। भाई साहब, सर आपने ये तो समझाया, सर कितनी बार समझाओगे? सर आपने बताया है कि किसी भी पॉइंट पे अगर Q को रखा R डिस्टेंस पे, पॉइंट चार्ज Q है, ध्यान सुनना, पॉइंट ये चार्ज जो ये क्या है, Q है, इस पॉइंट पे मैंने एक चार्ज रखा Q, R डिस्टेंस पे मैं इस पॉइंट पे मुझे V की वैल्यू चाहिए, तो V की वैल्यू क्या लिखता था सर मैं, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। हाँ ना तो बोलो यार, ठीक है। अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं R को कांस्टेंट रखूं, मतलब मैं R को चेंज ना करूं, मैंने इस पॉइंट के चार्ज से, इस पॉइंट चार्ज से मैंने V की वैल्यू निकाली यहां पर, सिंपल। अगर मैंने यहां पे निकाली और मैं इस R को चेंज नहीं करूंगा, सेम रखूंगा, तो क्या V की वैल्यू सेम होगी? यस। अगर ये कांस्टेंट रखा तो ये भी कांस्टेंट हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी। क्या तुम्हें समझा यार? सिंपल। सेकंड पॉइंट वही दिया हुआ, सेकंड पॉइंट डन, पहला पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन। बहुत अच्छे तरीके से नोट बना दिया। पोटेंशियल V फॉर सिंगल चार्ज Q इज गिवन बाय V इक्वल टू दिस। इसको याद रखो, याद रखिए, याद रखो, ठीक है। और मैं वही लिखा है कि इफ R इज कांस्टेंट देन V विल कांस्टेंट। भाई R कांस्टेंट है तो V भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये 2 पॉइंट समझा, पक्का कोई डाउट तो नहीं? कमेंट सेक्शन में बताओ, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा यार। वीडियो को शेयर करो यार, प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे मिल जाएगी। आई बटन यहाँ पे होता है। करें आगे, करें सर, आगे बढ़ाओ सर, टाइम पास मत करो सर, ध्यान दो, ध्यान दो। हेंस देखो क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके से बात को समझिए।
बोला है कि ईपीएस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस एंड चार्ज एट ए सेंटर। ठीक है, इसको ना पढ़ने से अच्छा, इसको ना समझने से अच्छा मैं सीधा सीधा समझाऊंगा, फिर ये पॉइंट बताऊंगा। ध्यान समझिए, यहाँ पे ये मेरा एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड है, मैं इसी पे इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। सुनिए ध्यान से, मतलब ये कहना चाहता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज को रखूंगा तो उसके लाइन ऑफ फोर्स ऐसे होंगे, उस पॉइंट पे जो लाइन ऑफ फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, वो ऐसी होंगी। हाँ ना तो बोलो यार, ये सुनो। तो इस पॉइंट पे चार्ज को रखने की वजह से ईपीएस, ईपीएस मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो सरफेस ऐसा बनेगा। याद रखो, जब भी किसी भी पॉइंट पे चार्ज रखा तो उसके जो लाइन ऑफ फोर्स होंगे वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, रेडियली जुम्बा 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 जुम्बा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा। ये सुनो, जब ये रेडियली आउटवर्ड होगा तो उस टाइम पे ये जो ईपीएस है, ये मेरा ये वाला पार्ट, मेरा जो ईपीएस होगा वो हमेशा स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। ये कब होगा, जब मैं चार्ज को सेंटर पे रखूंगा, जब चार्ज को चार्ज प्लेस्ड एट ए सेंटर, प्लेस्ड एट सेंटर। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, ये सुनो। अगर तुम बारीकी से इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो तो ये पॉइंट वही बात कर रहा है, बोलता है कि ईपीएस ऑफ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर मतलब वही ना भाई, डबल। इसी चार्ज की वजह से ऐसे दो स्फीयर बन गए, सही कि नहीं यार, वही समझाने की कोशिश की गई है। मैं इसका डायग्राम बहुत ही ठीक है, ये अगर आपको काम आया तो ठीक है, समझ लेना। सिंगल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहेंगे, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस का रहेगा ईपीएस। कौन, ये ईपीएस का शेप दिया हुआ, इट्स जस्ट शेप ऑफ ईपीएस, शेप ऑफ ईपीएस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चार्ज एट अ सेंटर, मतलब ये पोजीशन दिया हुआ है। ये ईपीएस जो बना है, ईपीएस कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल है, बट वो जो चार्ज है, ये जो चार्ज है इसकी पोजीशन दी गई है कि चार्ज एट अ सेंटर, चार्ज जो है वो सेंटर पे होना चाहिए, पोजीशन। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं यार, आसान तो है ना यार। आई होप ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरा का पूरा अच्छे से लिखना है। चलते हैं अगले स्लाइड पे, ध्यान सुनिए। मैंने यहाँ पे वही लिखा है, मेरा लास्ट पॉइंट का जो मैंने बात करी कि देखो हमने जो बात की था ना, हमने जो यहाँ पे जो पॉइंट पढ़ा, हमने जो पॉइंट पढ़ा कि भाई हमने कहाँ पे रखा है, सेंटर पे चार्ज को रखोगे तो स्पेरिकल अरे कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सरफेस मिलता है ईपीएस का। तो यहाँ पे वही बताया गया जो मैंने समझाया है भाई। यहाँ पे ये वही डायग्राम है, ये वही डायग्राम है भाई साहब, ध्यान सुनिए, ये डायग्राम वही है। यहाँ पे जो ईपीएस है वो ये है, अंदर वाला जो स्फीयर है गोला ये ऑरेंज, और ऊपर वाला ग्रीन, ये दोनों ईपीएस है। और चार्ज को कहाँ पे रखा गया, देखो चार्ज को सेंटर पे रखा गया यहाँ पर। ये लोग मैंने पहले से बना के रखा था समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से, डायग्राम पहले से बना के भी रखा था ताकि, और मैंने समझा भी दिया पहले, सिंपल। अब यहाँ पे एक चीज और समझाने की भी बोला गया है कि फॉर अ लाइन चार्ज, अगर लाइन चार्ज मतलब अगर मैं किसी लेंथ पे चार्ज को ऐसे फैलाता हूँ, मस्त है ये कैसी है जस्ते है। अगर मैं किसी लाइन पे चार्ज को फैलाता हूं तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जाएंगे, तो मेरा जो ईपीएस होगा वो ऐसे ही बनेगा, मस्त है ये कैसे है, मस्त। ध्यान सुनना, मेरा ईपीएस भी सिलेंड्रिकल बनेगा। मतलब अगर तुम बारीकी से ध्यान दो, और अगर आई थिंक तुमने वो वाला वीडियो देखा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में मैंने स्टार्टिंग में ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करी है कि जब भी चार्ज स्फीयर पे फैलेगा तो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनता है, चार्ज सेंटर पे होगा तो भी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल बनता है। यहाँ पे वही हुआ, चार्ज को सेंटर पे रखा, ईपीएस क्या हुआ, ईपीएस इज इमेजिनरी सरफेस जहाँ पे वी की वैल्यू सेम होती है। बारीकी समझो,
तो ईपीएस जो है ये क्या था, स्फेरिकल था, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल। चार्ज को किसी लेंथ पे फैला के रखा तो ईपीएस कैसा बना, सिलेंड्रिकल बना, क्योंकि लेंथ क्या है, सिलेंड्रिकल, सिंपल लाइन चार्ज। ईपीएस क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा, इतना याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस ये वाला व्हाइट वाला पार्ट है, ये डायग्राम फॉलो कर लेना, मैंने समझाया यहाँ पर, ये क्या है मेरा ईपीएस, और मेरा ये वाला ईपीएस यहाँ पर है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसने क्या बोला, उसने बोला है कि जैसे मान लेते हैं, एक बात बोलते हैं, एक बात बोलो समझो, इस पॉइंट को पढ़ने से पहले समझ लो, मैं समझा दूंगा, उस पॉइंट को बना के दिया ताकि थियरी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझ लेना, लिख लेना। अब कहानी के अनुसार जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज, एक पॉइंट है जहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स, जैसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, जैसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ध्यान सुनना, लाइन ऑफ फोर्स जो है वो ऐसे पास हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये वाला एरिया लूं तो क्या मैं इस एरिया को भी ईपीएस बना सकता हूं, मान सकता हूं। मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, तो मेरी वी की वैल्यू भी सेम होने वाली है, आगे जाके समझेगा। तो मैं यहाँ पे भी ईपीएस बना सकता हूँ, इसको भी मैं ईपीएस मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये आपने सर यूपीएस बनाया कैसे सर? क्या हो कि अगर मैं ये कह दूं कि जहां पे भी लाइन ऑफ फोर्स होंगी वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं ईपीएस ड्रॉ होता है। मतलब चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स है, लाइन ऑफ फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है जहां पे, वहीं पे ईपीएस बनता है। ये बात पता होनी चाहिए, सिंपल। यहाँ पे वही लिखा है कि ईपीएस कैन बी शोन थ्रू एनी रीजन विच नहीं होगा, वेयर होगा, वेयर विच जो भी होगा यार, ग्रामर भाड़ में है। वेयर देयर इज एन, मैं वेयर बोलूंगा, वेयर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया कि नहीं आया, आसान तो है ना, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट्स बनाते जाओ तभी सारी चीजें लिंक में होती हैं, आगे समझते हैं। अब कहानी बदल चुकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाली बात आ गई है। अब कॉन्सेप्चुअल वाली बात में हम लोग थोड़ा सा एक बात समझते हैं यहाँ पे। पहले वहां पे जाने से, उस पॉइंट पे जाने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाने वाला। सिंपल, मैंने नोट्स बना दिया, वो पॉइंट नोट्स के लिए यहाँ पे जो लिखा है, पर अपने को समझने आना चाहिए। अगर मैं बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बात करूं, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बात करूं जो करंट के हिसाब से होता है, तो अब बात समझो, एक पॉइंट ले लिया, एक वायर ले लिया, जहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे वी ए वी बी, यहाँ पे आपने 5 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे आपने 3 वोल्ट दे दिया। 5 माइनस 3, अगर आप बारीकी से ध्यान दो, अगर आप बारीकी से, रिकॉर्डिंग सही हो रहा है ना, ठीक है। 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। मतलब ये 5 क्या था, हायर वोल्टेज था, माइनस लोअर वोल्टेज, इक्वल टू दैट इज वी ए माइनस वी बी था ना, एक तरीके से वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए बी था, सिंपल। अगर बारीकी से ध्यान दोगे तो वी ए माइनस वी बी करने पे 5 माइनस 3 दैट इज वी ए ना, एक तरीके से ये वी ए, वी ए माइनस वी बी करने पे तो वी ए बी आया मेरा, आना तो बोलो यार, तो मेरा 2 वोल्ट हो गया, सिंपल, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप बारीकी से बातों को, इन बातों को समझ लें तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात समझ आ जानी चाहिए कि ये करंट के अनुसार तो चलो ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सही है यार, यहाँ पे क्या करें। अब क्या करेंगे, अब हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये लोगों ने क्या किया, देखो कमाल की बात है, इन्होंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट लिया, ऐसे 2 पॉइंट लिया, यहाँ पे कैपिटल क्यू है और यहाँ पे पी है। इस बात को समझो बारीकी से कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा क्यू, इस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया क्यू से लेके पी तक, तो मैंने वर्क डन किया कि नहीं किया, किया, तो मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू क्यू पी। अब मुझे इस वर्क डन को समझना कैसे है, वर्क डन का समझ लो, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू होता है। तो मैं इस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहा हूँ, तो मुझे वी को समझना है कि वी कैसा होगा, मेरा वी का बिहेवियर क्या होगा। तो वी का बिहेवियर देख लो कैसा हो जाता है, अगर मैं क्यू से पी तक लेके जा रहा हूँ, क्यू से पी तक लेके जा रहा हूँ, तो जो मेरा अभी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हमने एक वर्क डन किया, डिस्प्लेस किया फ्रॉम क्यू टू पी, मैंने चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम क्यू टू पी, तो मैं इसको लिखूंगा वीपी माइनस वी क्यू,
इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वीपी, कुछ भी लिखो, मॉड ले लो, वैल्यू तो सेम आने वाली है। बुक में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है वीपी माइनस वी क्यू, क्योंकि इसको हायर पोटेंशियल मान लिया है, इसको लोअर पोटेंशियल। मैं इसको भी तो हायर मान सकता हूँ, इसको हायर माइनस लोअर, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है। मॉड में तो सेम आएगा ना, जैसे 5 माइनस 3, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, देखो ध्यान से, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 5, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, बट यहाँ पे -2 आ रहा है मॉड में। मैग्नीट्यूड तो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है ना सर, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है सर। वर्क डन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है सर। तो अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो मैग्नीट्यूड मेरा दोनों में सेम आ जाएगा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो मॉड ले लिया मैंने। अच्छा ये कब हुआ बताओ, ये कब हुआ, जब मैं चार्ज को डिस्प्लेस करूंगा नॉर्मली। मैंने इस चार्ज को कहीं पे रखा हुआ, मैंने इस चार्ज को मान लेते हवे में रखा, मतलब मान लेते यहीं पे रखा हुआ है चार्ज को, क्यू से लेके पी, क्यू से लेके पी, क्यू से लेके पी। तो उस टाइम पे ये क्या था, मेरा वर्क डन जो आएगा डब्ल्यू क्यू पी इतना आ जाएगा, वीपी माइनस वी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ वी क्यू माइनस वीपी, जो भी है मॉड में ले लेना, ठीक है, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बट अगर मैं ये कहूँ, ध्यान सुनना, अगर मैं कहूँ कि अब इस पॉइंट क्यू अड़ी पी इस पॉइंट पी को हम लोग क्या करेंगे ना, चलो एक काम करता हूँ और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या है, ये हमारा ईपीएस है, क्या है, ये मेरा ईपीएस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा ईपीएस है। इस ईपीएस पे मैं क्या करूंगा, मैंने एक पॉइंट लिया Q, मैंने एक पॉइंट लिया P, मैंने एक पॉइंट लिया Q, मैंने एक पॉइंट लिया P, मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया फ्रॉम, मैंने इस चार्ज को डिस्प्लेस कर दिया Q से लेके P तक। Q से लेके P चार्ज को डिस्प्लेस करते ही, ध्यान से सुनना, Q से लेके P तक चार्ज को डिस्प्लेस करते ही V की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ भाई। वर्क डन का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वर्क डन WQP इज इक्वल टू VP माइनस VQ। पर सर मुझे पता है कि ये ईपीएस है, और इस ईपीएस इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर जगह V की वैल्यू सेम होती है। इट मींस कि VP इज इक्वल टू VQ होगा, और अगर VP इक्वल टू VQ होगा तो मेरा वर्क डन QP क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब सर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे V सेम होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, ध्यान सुन लेना। एक ऐसा सरफेस जहां पे V की वैल्यू सेम है, एक ऐसा सरफेस जहां पे V की वैल्यू सेम है, एक ऐसा सरफेस जहां पे V की वैल्यू सेम है। तो अगर मैं किसी भी चार्ज को, एक ऐसा सरफेस जहां पे V की वैल्यू सेम है, मैं किसी भी चार्ज को उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ वहां करता हूँ, अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ तो मेरा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है। क्योंकि मैं कितना भी डिस्प्लेस कर लूँ, कितना भी डिस्प्लेसमेंट करवा दूं, भाई साहब पोटेंशियली सेम है ना, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। V की वैल्यू ही सेम है, VP इक्वल टू VQ, कहीं पे दोनों पॉइंट पे V की वैल्यू सेम है, यहाँ पे सेम पोटेंशियल है, तो ये इधर आएगा, इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल। तो वर्क डन होने वाला नहीं है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश की है, समझो इस बात को बारीकी से। मैंने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल है, बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में P एंड Q, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस फ्रॉम Q टू P। बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दिया, नोट्स बना लेना। मैंने वही बताया कि पॉइंट Q पे एंड पॉइंट P पे हमने Q पे चार्ज रख के हमने P की तरफ डिस्प्लेस करवाया, तो ये होगा मैंने अभी जो बताया। इफ पॉइंट P एंड Q लाइज ऑन EPS, अगर वो EPS पे लाई कर रहे हैं तो VP इक्वल टू VQ, और ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको याद रखो, याद। नो वर्क रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज या फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलोंग विद एपीएस। भाई कोई भी वर्क रिक्वायर्ड है नहीं, कोई भी वर्क डन होने वाला नहीं है, तो उसको हिलाओ डुलाओ मत, किसी भी एपीएस के ऊपर अगर चार्ज को रखा हुआ है तो। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब अपना फाइनल अध्याय चलते हैं, ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए हमने बताया। अब समझते हैं, इस बात को समझते हैं, ये बात थोड़ी सी बारीकी समझने वाली बात है। समझो बारीकी से, बस दो ईपीएस के 2 पॉइंट और बचे हुए। देख, एक तो मैंने ईपीएस के ऊपर मैंने वर्क डन को देखा पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। अब एक मैं देखूंगा
इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल की मदद से। जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई मार्कर वेकर तो नहीं है, कैसे समझाएं आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आ रही है, बराबर। मैं और भी कुछ लेने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये भी एक लाइन ऑफ फोर्स, ये रिमोट है बट ये भी एक लाइन ऑफ फोर्स है। मान लेते हैं कि एक लाइन ऑफ फोर्स है, एक लाइन ऑफ फोर्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे आएंगे। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये अपने हाथ को चार्ज बना दिया, यहाँ से बहुत सारे लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अगर मैं इसको तुम्हें ऐसे दिखाऊं, लाइन ऑफ फोर्स, तुम्हें देखने को लगेगा कि लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है, तुम्हें देखने को लगेगा कि लाइन ऑफ फोर्स जा रहा है। बट अगर क्या हो कि मैं इसको तुम्हें ऐसे दिखाऊं, तो तुम्हें अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइंट कर दूं तो एक सरफेस बन जाएगा। सिंपल, समझो, बारीकी से समझना इस बात को। लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स जुम्बा 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 करके निकल रहा है। बट अगर इन लाइन ऑफ फोर्स को सामने से देख लो तो तुम्हें इनको ज्वाइन कर दोगे तो एक इमेजिनरी सरफेस बन जाएगा। समझा कि नहीं यार? हाँ ना तो बोलो यार, ये सुनो, ध्यान देना बारीकी से। अगर आपने इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा Q, यहां से लाइन यहां पे जा रही है, बराबर, लाइन ऑफ फोर्स ऐसे जा रही है, तो अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो ये ऐसे और यहां पे ऐसे, तो मैंने इनको सामने से देखा तो मैंने ये सरफेस बना लिया। मैंने सामने देखा तो ये सरफेस मुझे बन गया, विच इज इमेजिनरी। अब इस सरफेस पे ध्यान दो, एक काम करता हूँ पूरा ही रफ कर देता हूँ, फिर शुरू से बना देता हूँ फटाक से। अब ये जो सरफेस है, ध्यान सुनना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अगर मैं चार्ज को इधर घुमाऊं, अच्छा इस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ds, दैट इज छोटा सरफेस है ये। अगर मैं चार्ज को ऐसे डिस्प्लेस करूं तो मेरा ये हो जाएगा dx, तो जो मेरा वर्कडन हो जाएगा, वर्कडन क्या हो जाएगा, E बार डॉट dx बार, तो ये कितना हो जाएगा, E dx cos थीटा हो जाएगा, सिंपल। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू π/2 90, तो E dx cos 90 0, तो dw मेरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बात और बोलूं क्या सर, आपने चार्ज को जुम्बा किया, ऊपर की तरफ लेके गए तो थीटा 90 बना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लेके आऊं तो बारीकी से ध्यान दोगे तो ये चार्ज की लाइन ऑफ फोर्स, सारी की सारी लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रख के इलेक्ट्रिक फील्ड से धक्का खाने दूं तो वो सिस्टम का वर्क है ना भाई साहब, वर्कडन होगा बट वो सिस्टम का वर्क है। मुझे सिस्टम का वर्क नहीं चाहिए, मुझे अपना वर्क करवाना है, तो मैं dx को ऊपर लेके जाऊंगा, चार्ज को ऊपर लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात है, आसान तो है ना। इससे थीटा की वैल्यू 90 नीचे या फिर ऊपर। अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो जाहिर सी बात है उसी एंगल में आ जाऊंगा, मतलब उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से dx और e दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब cos थीटा 0 हो जाएगा। 0 में वर्कडन होगा बट वो वर्कडन सिस्टम का होगा, मुझे करने की जरूरत भाई साहब। अगर यहाँ पे धक्का लग रहा है, मान लेते हैं जैसे पानी बह रहा है, मान लेते हैं यहाँ से पानी बह रहा है, उस चीज में मैंने अगर पानी बह रहा है और नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे 1-2 किलो का पत्थर है, तो उसको मुझे ऊपर लाने में मेहनत लगेगी क्योंकि सारा फोर्स यहाँ पर है, ऊपर लाने में मेहनत लगेगी, नीचे लाने में मेहनत लगेगी। पर पानी इधर ही फ्लो हो रहा है, उस पत्थर को यहाँ पे डाला तो अपने आप चला जाएगा ना, मुझे करने की जरूरत थोड़ी ना। वो तो सिस्टम का वर्कडन है भाई साहब, तो सिस्टम का वर्कडन है, वो उससे मतलब नहीं है। पूरे चैप्टर में वर्कडन हम लोग कर रहे हैं अगेंस्ट फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो सिस्टम का है उससे अगेंस्ट में अपने को वर्कडन करने की जरूरत है, वो करना पड़ रहा है अपने को। आई होप ये बात समझ में आई होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैंने वही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि dw इक्वल टू ई dx ए बार डॉट dx बार होगा, मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो मैं यहाँ पे वही लिखूंगा कि ई dx cos थीटा एंड थीटा की वैल्यू π/2 होने की वजह से cos π/2 0 हो जाता है, तो dw हमारा 0 हो जाएगा। ये मुझे लिखना था, सिंपल। ये पॉइंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। dx इज ए स्मॉल डिस्टेंस ओवर EPS थ्रू यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरिड। आई होप आपको ये समझाने से मुझे लगता है वो बात अपने आप समझ में आ गई, मुझे वहां पे बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने डायग्राम प्रॉपर सारी चीजें बनाई है, ds स्मॉल सरफेस एरिया।
अब बात को समझते हैं कि ये बात कहना चाहता है, ये कहानी कहनी चाहती है कि सर ये बताओ, अगर ईपीएस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो कैसा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? मैंने बताया था कि जब भी लाइन ऑफ फोर्स को पैरेलल रखोगे और एक दूसरे के उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा एक्स, यहाँ का जो एक्स होगा अगर सेम होगा, लाइन ऑफ फोर्स को पैरेलल रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखो, तो हर पॉइंट पे ई की वैल्यू सेम हो जाती है, और ऐसी टाइप की फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। उस हिसाब से यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि जब भी याद रखो कि जब भी लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, तो मेरा ईपीएस कैसा बनता है? शीट के जैसा बनता है। मेरा ईपीएस जो बनेगा वो कैसा बनेगा? शीट के जैसा बनता है। तो दिस इज कॉल्ड द शीट विच इज नथिंग बट द माई ईपीएस। ये मेरा ईपीएस यहाँ पे कौन है? ये शीट, ये दोनों, ये दोनों जो शीट मैंने अभी बनाया वो मेरा ईपीएस। लाइन ऑफ फोर्स पैरेलल तो शीट जैसा ईपीएस बनेगा, सिंपल सी बात। क्या याद रहेगा ये बात? आना तो बोलिए यार, ये सुन लो, पक्का याद रहेगा? ठीक है। तो ये गाइस ध्यान दो, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, आप बारीकी से अगर ध्यान दो तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी मैं लिखता हूं इस चैप्टर में पीई, तो मैं उसका सिंबल होता है यू। उसका मतलब मुझे यू निकालना है। क्या निकालना है? यू की वैल्यू निकालनी है। दूसरा, जब मैं लिखूंगा ईपी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उसे मैं कहूंगा वी, उसका सिंबल होगा वी। इस बात को लिख के रख लो, बहुत ही बारीकी से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यू और वी कब आता है सर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बनाया वहां पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंटेड चार्ज में मैंने यहाँ पे 3D प्लेन बना दिया। 3D, मुझे बात करनी है 3D की। अगर आप बारीकी से समझने जाओगे तो मुझे 3D की बात करनी है यहाँ पर, 3D प्लेन की। 3D प्लेन क्या होता है कि किसी भी बॉडी, जैसे कोई भी बॉडी ले लेते हैं, मान लेते हैं जैसे बहुत ही सिंपल सी, जैसे कि ये जो बॉडी है वो इसका एक्स एक्सिस इधर है, इसका वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस, ये दो एक्सिस हमें दिखाई देते हैं एक्चुअल में। आप किसी रूम में ऑब्जर्व करो कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, पर इसका 3D प्लेन क्या होता है? 3D एक्सिस हमें दिखाई देता नहीं है, वो ये वाला हो जाता है, जो स्पेस वाला हो जाता है। बेसिकली इस खाली जगह को जब हम यूज कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक चींटी आई, चींटी ऐसे ऐसे चल के आई पैदल, फिर दीवार पे चढ़ गई, इसे कहते हैं 2D प्लेन, कि भाई वो 2 डायरेक्शन में चल सकती है, 2 डायरेक्शन में मोशन कर सकती है। पर जब वो कूदना सीख जाती है, जैसे चींटी आई, एक्स से आई, वाई पे चढ़ गई और यहाँ पे कूद गई, तो जब कूदी ना तो उसको कहते हैं जेड एक्सिस। तभी चीजें रोटेट होती हैं। देखो भाई जैसे 3D है तो ये रोटेट हो रहा है, पर अगर इसी रिमोट को अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ऐसे बना दूं, तो ये क्या है? एक्स है, ये क्या है? वाई है। क्या इसको मैं बाहर निकाल के रोटेट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसके बाद 2 ही एक्सिस है, रोटेट हो सकता। जेड एक्सिस को हम लोग दिखाने के लिए ऐसे बनाते हैं, क्योंकि मुझे 3D को समझाना है, तो मैं क्या बनाऊंगा? 2D में 3D को अगर मुझे फील कराना है तो मुझे जेड एक्सिस ऐसे बनाना होता है। अभी के लिए इतनी समझ लो, बहुत ही सिंपल है। 3D मतलब ऐसे। तो मुझे 3D प्लेन में, 3D में हमने मान लिया कि हमने एक्स, वाई और जेड एक्सिस ले लिया, और ओरिजिन से, ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ओरिजिन से मुझे 2 चार्जेस रखने। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला R1 डिस्टेंस पे, दैट इज R1 बार पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, दैट इज Q1 ले लिया मैंने। ठीक है, फिर ओरिजिन से मैंने R2 डिस्टेंस पे, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, R2 डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा Q2। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने इन दोनों के बीच का, दैट इज ये R2 बार है, ये क्या है? R2 बार। अगर मैं इसका डिस्टेंस, ध्यान सुनना, दोनों डिस्टेंस मैंने ओरिजिन से R2 बार एक पॉइंट लिया ओरिजिन से, R2 बार क्या पता है? इट्स अ पोजीशन वेक्टर। तो मैंने कहां पे रख दिया? Q2 पे रख दिया। मैंने कहां पे रख दिया? Q2 पे। R1 बार मतलब इस पॉइंट पे मैंने Q2 रख दिया, R1 बार से एक पॉइंट लिया ओरिजिन से, मैंने Q1 पे रख दिया। इस पॉइंट को मैं कहूंगा, ध्यान सुनना, इस पॉइंट को मैं कहूंगा A, इस पॉइंट को मैं कहूंगा B, इस पॉइंट को। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनोगे तो जब मैं R1 और ये R2, जब मैं Q1 से Q2 जाऊंगा तो मैं इस डिस्टेंस को कहूंगा R1 2। सिंपल। कब?
जब मैं Q1 से Q2 जाऊंगा, मतलब A से B जाऊंगा तो R12 कहूंगा। जब मैं B से A जाऊंगा, B से A मतलब ऐसे आया ऐसे गया तो मैं कहूंगा R21। सिंपल। इसका मतलब क्या है कि जब मैं Q1 और Q1 से Q2 गया तो R12 बोला, और दैट इज A से B, दैट इज A से B, और B से A गया दैट इज R21, क्योंकि Q2 से Q1 गया। सिंपल। क्या ये बात लिखने आएगी? ठीक है, समझते हैं बारीकी से। अब बारीकी से अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो बहुत ही ज्यादा आसान बात है। सर कुछ भी समझा नहीं, पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो सर, बताता हूँ। ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ध्यान सुनना अभी। दिख रहा है सुन? ध्यान सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई साहब 3D प्लेन है, मैंने ये y, ये x और ये z है। मैंने क्या किया, इस ओरिजिन से r बार मतलब ओरिजिन से मैंने कोई वेक्टर लिया तो उसको बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। तो r बार पे मैंने क्या कर दिया, पॉइंट A पे मैंने Q1 रख दिया। ओरिजिन से R2 बार पे पोजीशन वेक्टर पॉइंट Q2 रख दिया। Q1 से आगे Q2 को रखा, Q1 से Q2 तक जाऊंगा तो R12 बोलूंगा। सिंपल की कहानी। अब क्या बोला पता है? अब बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालो। भाई साहब अगर 2 पॉइंट चार्ज, किसी भी 2 पॉइंट पे अगर चार्ज को रखा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये अपने को पता करना, फाइंड आउट करने आना चाहिए। तो अगर तुम बारीकी से ध्यान दोगे तो मैं तुम्हें ये सिखा चुका हूं, ध्यान सुनना, मैं तुम्हें ये सिखा चुका हूं। ध्यान सुनिए, मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि सर, अरे यस ठीक है, मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैंने एक चार्ज रखा कैपिटल Q, और उस Q की वजह से, उस पॉइंट चार्ज की वजह से एक R डिस्टेंस पे कितना V होगा, इस पॉइंट पे कितना V होगा, इस पॉइंट पे कितना V होगा, तो मैं उसे कहूंगा V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q बाई R। सिंपल। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। भाई साहब फिर से बोलता हूं, इस बात को याद रखो, यही लगने वाला है यहाँ पर। मैं बोल सकता हूं कि दैट इज कैपिटल Q की वजह से, ध्यान सुनना, R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे कितना V होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे ये बताने आना चाहिए, ध्यान सुनना। तो ये मुझे कितना होगा बताओ, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R। सिंपल। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। आसान तो है ना यार? यस और नो? हाँ ना तो बोलो यार। ठीक सर, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पॉज करके थोड़े से पॉइंट बना देता हूँ, थ्योरी वाले पॉइंट जो तुम्हारे लिए आसान होंगे। सिंपल। ओके गाइस ध्यान दो। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये जो चार्ज है हम लोग लेके कहां से आए? तो इस बात को याद रखना, ये जो चार्ज होता है, ये जो चार्ज Q1, कलर दूसरा लेते हैं, दैट इज ये वाला ले लेते हैं, Q1 एंड Q2, ये जो चार्ज मैंने ला के रखा है पॉइंट A एंड B पे, सर ये कहां से लेके आए हो? तो इस बात को याद रखना, ये जो चार्ज है, ये चार्ज आता है इन्फिनिटी के डब्बे से। इन्फिनिटी के डब्बे से ये चार्ज को मैं लेकर के यहां से ला करके रखा है, मैंने यहां पे ला करके रखा है A एंड B पे। सिंपल। वही मैंने लिख दिया कि Q1 Q2 बी द चार्ज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। इज द चार्ज लिख दो, बी द चार्ज लिख दो, एंड प्लेस एट ए पॉइंट A एंड B। A एंड B पे रख दिया। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्लेस एट A एंड B, ये थ्योरी लिख दिया। ये थ्योरी अपने को लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट वाले में नहीं लिखूंगा, तुम्हें लिखोगे। मैं डायरेक्ट बोल के निकल सकता था, मैंने सोचा नोट्स आपको बना के दे देते हैं। R1 बार एंड R2 बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू A एंड B, पॉइंट A एंड B की तरफ। ये मैंने कैसे लिखा? मैंने सिर्फ देख के लिखा। आप टेक्स्ट बुक में मैच करोगे तो टेक्स्ट बुक में शायद अलग ही लिखा होगा, पर उनका कहना यही है, वो भी यही कहना चाहते हैं। इस बात को याद रखना। अब अपने को मेन कॉन्सेप्ट समझना है कि सर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। अपने को पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू निकालना है। पर सर यू मिलता है कैसे? मतलब यू निकालना है मतलब अपने को वर्क डन निकालना होगा, क्योंकि वर्क डन ही यू में स्टोर होता है। अरे हाँ ना तो बोलो, यस और नो? वर्क डन ही यू में स्टोर होता है। तो एक बात बताता हूं आपको, एक बात बताए, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पता है। तो W स्टोर होता है किसमें? U अपॉन Q में। यस और नो? तो मैं ये कह सकता हूं कि U इज इक्वल टू V इंटू क्यू, मैं ये कह सकता हूं, या फिर W इज इक्वल टू V इंटू क्यू भी कह सकता
हूँ, सिंपल सी बात है। तो चलते मैं W का यूज करूंगा क्योंकि अपने को दिखाना पड़ेगा कि भाई स्टोर हो रहा है पोटेंशियल में, सिंपल अपने को दिखाना पड़ता है, दैट इज सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, दिखाना पड़ता है। पर अपने को ना यार देखना ध्यान से, अपने को किस फॉर्म में लिखना है, अपने को इसी फॉर्म में लिखना है, W इज इक्वल टू U इंटू क्यू, सॉरी U है ना, U नहीं रहेगा, V रहेगा, अरे V इंटू क्यू, क्या दिख रहा है, W इक्वल टू V इंटू क्यू, साफ साफ दिख रहा है। पर कैसे लिखेंगे, इस कहानी को समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आगे वाला आसान है। सर अब देखो ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये अपना फटाफट से देखते हैं, ये क्या है मेरा z एक्सिस, ये मेरा क्या है y, ये मेरा क्या है x, r1 डिस्टेंस पे मैंने q1 लिया, r2 डिस्टेंस पे मैंने q2 लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r12 कहलाता है। ये बात मुझे समझ में आ गई सर, ठीक है, ये r1 है, ये r2 है, ठीक है सर। अब ये पॉइंट B है, इस पॉइंट B पे अगर मुझे वर्क डन चेक करना है, ध्यान सुनना, ये Q इस Q2 को धक्का देगा, सिंपल सी बात है, ये Q जो है इस पॉइंट पे जो Q रखा है, ये Q1 इस Q2 को धक्का देगा, तो इसके ऊपर वर्क डन होगा, पर वो वर्क डन सिस्टम का होगा, अपने को वर्क डन होगा, वो वर्क डन चेक करना है। तो मैं बोल देता हूं कि मैं यहाँ पे लिखता हूं वर्क डन एट B, क्या लिखता हूं, वर्क डन एट B, या फिर वर्क डन फॉर चार्ज 2 देख रहा हूं तो मैं W2 भी लिख सकता हूं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। W2 लिखा तो मैं एक ब्रैकेट बनाता हूं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक ब्रैकेट बना रहा हूं और इनटू में लिख देता हूं Q2, क्योंकि मैं वर्क डन देख रहा हूं चार्ज 2 के ऊपर, मैं वर्क डन देख रहा हूं चार्ज 2 के ऊपर, बुक में यही दिया, ध्यान सुनना, WB इक्वल टू W2, वर्क डन देख रहा हूं चार्ज के ऊपर, सिंपल सी बात। अगर तुम बारीकी से ध्यान से समझने की कोशिश करो और दिमाग लगाओ तो ये मेरा Q1 जो है, जब इस Q2 को धक्का देगा तो वर्क डन होगा, जाहिर सी बात है, मैंने उस वर्क डन को लिख लिया, ठीक है, हम लोग इस बार अगेंस्ट नहीं कर रहे कोई भी वर्क डन। पर इस Q2 पे V कौन सा होगा, पोटेंशियल कौन सा होगा, क्योंकि अपने को V की वैल्यू लिखनी है, अपने को V की वैल्यू लिखनी है भाई साहब। अगर मैं वर्क डन 2 पे देख रहा हूं, चार्ज 2 के लिए, तो मुझे इस चार्ज 2 के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहा है इस पॉइंट, इस चार्ज 2 पे, ये अपने को पता होना चाहिए और ये अपने को निकालने आना चाहिए। तो यार अगर तुम बारीकी से ध्यान दो तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है ना, अगर क्या हो कि मैं ये लाइन लिखी दूं, ध्यान सुनना, मैं लिख देता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल नहीं, एनर्जी नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, सिंपल। मतलब आप क्या बोलना चाहते हो सर आप क्या बोलना चाहते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, कोई दिक्कत है, आना तो बोलो यार, एक मिनट। तो ये गाइस ध्यान दो, मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, इसका मतलब क्या हो गया, समझो बात, बारीकी से बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। अब हम लोग को ना चार्ज, हम लोग सिर्फ ये समझते हैं, देखो ध्यान से, Q1 पॉइंट A, Q2 पॉइंट B, मुझे पॉइंट B पे एक वर्क डन चाहिए, उस वर्क डन मतलब WB, दैट इज चार्ज 2 है इसलिए W2 लिख दिया, W2 पे मुझे वर्क डन चाहिए इसलिए इनटू Q2 लिख दिया, सिंपल। पर इसी रिलेशन के तहत मुझे V भी पता होना चाहिए, तो मुझे V एट B पता होना चाहिए, मतलब पोटेंशियल एट B, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मुझे इस पॉइंट, अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होना चाहिए, पर वो पोटेंशियल आएगा कहां से, सर आपने लिखा है पोटेंशियल एट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो चाहे पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, मतलब ऐसा क्यों लिख दिया सर आपने, बताता हूं, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे चार्ज रखा, इसको समझ लो, बहुत आसान है, एक पॉइंट पे अगर हमने चार्ज रखा तो r डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे V कितना होगा, उस पॉइंट पे V होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, सॉरी यहाँ पे चार्ज कौन सा लिया, Q1 लिया, तो इस पे Q1/R रहेगा r डिस्टेंस पे। पर इस बार क्या है, कमाल की बात है कि इसी
इस केस में क्या है, इसी पॉइंट पे मेरा बी है, इसी पॉइंट पे ये जो बी है ना मेरा, इसी पॉइंट पे मेरा बी है, तो ये जो पोटेंशियल तुमने निकाला है वो इसी पॉइंट का हो गया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखो, फिर से बोलता हूं, ध्यान सुनो, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट। रफ नहीं करते हैं, रफ नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये बोला कि Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे V की वैल्यू मुझे पता है, मैं निकाल सकता हूं, V की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। पर क्या हो कि इसी पॉइंट पे मैंने अपना B पॉइंट रख दिया, 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 अरे हाँ ना तो बोलो यार, B पॉइंट रख दिया, तो पोटेंशियल एट B जो होगा वो यही V हो जाएगा। पर वो V किसकी वजह से आया है, इस Q1 की वजह से आया है, क्योंकि वो Q1 का V है। नहीं आया, फिर से बोलो सर, फिर से बोलो, नहीं आया सर, फिर से बोलता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ध्यान सुनना। Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे V की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ये मैंने लिख दिया। इसी पॉइंट पे मैंने अपना B रख दिया, और इसी पॉइंट पे मैंने अपना Q2 रख दिया, पॉइंट B और Q2। तो पॉइंट B पे जो चार्ज Q2 है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल है, वो मेरा Q1 की वजह से होगा, सिर्फ इतना समझना है। नहीं आया, पक्का पक्का आ गया। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला Q1, फिर से बोल देता हूं, एक बार एक लास्ट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। मुझे कौन से पता है सर कि अगर मैंने एक पॉइंट पे Q1 रखा तो R डिस्टेंस पे मुझे V निकालने आता है, तो V की वैल्यू होती है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R। पर सर मुझे ये भी पता है, कहाँ गया, हाँ सर मुझे ये भी पता है कि इस पॉइंट पे अगर मैं B को रख दूं तो मुझे पोटेंशियल एट B, मेरा पोटेंशियल एट जो B होगा, पोटेंशियल एट VB मतलब मेरा VB, ये वही VB बन जाएगा मेरा, क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता है। पर वो V किसकी वजह से है, ड्यू टू Q1। नहीं आया, मैंने वही लाइन लिखी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। आई होप आपको समझा, आसान तो है ना यार, आसान है, बहुत सिंपल है भाई साहब। R डिस्टेंस पे V अपने को Q1 की वजह से मिला, तो हम लोगों ने इधर लिख लिया, उसी पे मेरा चार्ज 2 रखा था, तो चार्ज 2 पे जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो ड्यू टू Q1 होगा, सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट सेक्शन में बोल दूंगा फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बट आसान है। उसको मद्देनजर रखते हुए मैं लिख सकता हूँ कि W2, इसको W2 लिख दिया, इसको मैं लिख देता हूँ V ड्यू टू Q1 ना, तो Q1 के लिए मैं 1 लिख देता हूँ, चार्ज 1 की वजह से, इंटू Q2, ये लिखने अपने को आना चाहिए। V1 की वैल्यू अपने को पता है, क्या हो जाएगी बताओ, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा बताओ, Q1/R। R कौन है यहाँ पर, R नहीं है, यहाँ पे है Q1 से लेके Q2 तक कौन है, Q1 से लेके Q2 तक है R12, तो R12 यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे R12 हो जाएगा, यहाँ पे Q2, तो W2। अब यही W2 स्टोर होता है किसमें, U पे, तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R12। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आसान तो है ना यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आसान तो है, पक्का समझा, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है आगे चले। आई होप आपको समझ में आया। तो क्या गाइस ध्यान दो, आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके मन में एक बात आती होगी कि सर आपने जैसे ये 2 पॉइंट ऑफ चार्ज की वजह से बताया, 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम में रखा हुआ है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपने ये बता दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12। ठीक है सर, आगे हम लोग को, पर अगर क्या हो, अगर सर आपने ये जो लिखा, ये जो स्टेटमेंट लिखा W2 दैट इज WB इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 इंटू Q2, सर आपने ये तब लिखा, ध्यान सुनना, बारीकी सुनो ध्यान से, आपने ये तब लिखा सर जब Q1 की वजह से, मतलब मैं पॉइंट B पे जब मैंने WB चेक किया, तो सर बुक में भी मानता हूं कि सर ये बुक में इतना ही दिया हुआ है सर, पर क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या पॉइंट A पे आप WA निकाल सकते हो, अरे हाँ ना तो बोलो, क्या पॉइंट A पे निकाल सकते हो WA, बुक में नहीं दिया सर, पर क्या आप बता सकते हो, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए,
जब भी मैं देखो अभी इसके पहले वाले केस में मैंने क्या किया, Q1 की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल चेक किया और WB इज इक्वल टू V इंटू Q2, क्योंकि Q2 पे चेक कर रहा हूं तो मैंने लिख दिया और V की वैल्यू हमने इसकी वजह से हमने यहाँ पे पुट कर दी, सिंपल। जब मैं A पे चेक करूंगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस यहाँ पे Q1 से लेके Q2 तक लिया तो R12 लिया, अब जब मैं Q2 की वजह से यहाँ पे चेक करूंगा, यहाँ पे WA चेक करूंगा, WA में यहाँ पे चेक करूंगा, जब मैं यहाँ पे WA चेक करूंगा तो मुझे WA चाहिए, ध्यान सुनो, WA कैसे मिलेगा, दैट इज W1 ऑन चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इतने तो समझना है, ड्यू टू Q2 होगा, ड्यू टू Q2 होगा इंटू Q1। भाई साहब मैंने कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला लिखा है अभी भी, W इक्वल टू V इंटू Q, मैं फॉर्मूला वही यूज कर रहा हूँ पर थोड़ा अलग तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज हो रहा है, बस इतना ही समझना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q2, मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जब Q1 हम लोग देख रहे थे, Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे, Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे Q1 की वजह से R डिस्टेंस पे पॉइंट B पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा था ड्यू टू Q1, बराबर, ड्यू टू Q1 हो रहा था, तो हम लोग ने ये वैल्यू लिख ली थी। अब सर पॉइंट B की वजह से, मतलब Q2 इस पॉइंट B पे Q2 चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे पॉइंट A पे एक पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू भी तो इतनी होगी सर, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R। बट सर इस बार R चेंज है, R क्या चेंज है सर बताइए। सर इस बार मैं Q1 से लेके Q2 तक का डिस्टेंस लेता हूं तो R12 लेता हूं, पर Q2 से Q1 जाऊंगा तो मैं लूंगा R21। तो क्या अब ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं, आसान तो है ना यार, बताइए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे V2 इंटू Q1 इज इक्वल टू W1। भाई साहब वही तो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A जो A पे है, भाई साहब वही तो बात है ना। अगर आप बारीकी से ध्यान दो तो Q2 की वजह से आपने R डिस्टेंस पे आपने V की वैल्यू निकाली, उसी पॉइंट पे मैंने A रखा, तो पॉइंट A पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो V, वो Q2 की वजह से है ना, तो वही तो लिख दिया V2। हाँ ना, तो बोलो यार, ये सुन लो, पक्का समझा। तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R21 इंटू Q2। तो ये आगे जाके U में स्टोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21। सर फॉर्मूला सेम है पर एक डिफरेंस है सर, एक डिफरेंस है सर, एक डिफरेंस, इस फॉर्मूले में सर R12 है, इस फॉर्मूले में सर R21 है। भाई साहब मैं डिस्टेंस यहां से लूं चाहे यहां से लूं, पोटेंशियल तो सेम आ रहा है ना, U की वैल्यू मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, U पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जूल है। पता नहीं आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया यार, आना तो बोलो, पक्का ध्यान दो, ठीक है। ये अपने को समझ में आ गया, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग कहानी के अनुसार समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। मतलब अब ये कहानी क्या कहना चाहता है, बोलता है कि सर आपने x लिया, आपने y लिया, आपने z लिया, इस बार क्या करेंगे सर, आपने इसके पहले वाले डेरिवेशन में, इसके पहले वाले डेरिवेशन में सर आपने क्या किया हुआ है, आपने 2 पॉइंट चार्ज लिया था, पर अब इस बार मैं आपको परमिशन दे रहा हूं n पॉइंट चार्जेस लो सर, आप n पॉइंट चार्जेस लो इस बार, और n पॉइंट चार्जेस के लिए मुझे लिख के दिखाओ सर। देखो क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये भी आसान है, हालांकि ये डायग्राम दिया नहीं, मैं फिर भी बता दे रहा हूं। Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn ले लेते हैं, ध्यान सुनना, ये हो जाएगा Rn, ये हो जाएगा R4, हो जाएगा R3 R2 R1, ओरिजिन से डिस्टेंस लिया R1 R2 R3 R4 Rn, ठीक है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, यहां से लेके यहां, ये जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कौन सा लें, ये वाला लेते हैं, ये हो जाएगा R12, ये हो जाएगा R21। देखो इसको मैं इधर बना देता हूँ थोड़ा, देखो ये ऐसा है,
यहाँ पे हो गए Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Qn। अब ध्यान से देखोगे तो ये डिस्टेंस हो गया R1 टू Q1 से लेके Q2 गया, तो डिस्टेंस हो गया Q2 से Q3 तो R23, Q3 से Q4 तो R34, Q4 से Q1 तो Rn ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, R4n बोल सकते हो, पर ठीक है, अपने को नहीं बोलना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सबका जो डिस्टेंस है मैंने कहाँ से लिया, ओरिजिन से लिया, मतलब सबके सब ओरिजिन से ही है, ठीक है ना, ठीक है, वो जरूरी बात नहीं है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखना रहेगा तो कैसे लोगे, देखो Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Q1 इज द चार्ज टेक फ्रॉम द, टेक या फिर ब्रिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी का डब्बा, इन्फिनिटी के डब्बे से लेके आए एंड प्लेस दैट पॉइंट ए, प्लेस दैट पॉइंट, पॉइंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, डायग्राम नहीं बनाओगे एग्जाम में चलेगा, बट अभी के लिए अपने को इतना आना चाहिए, प्लेस दैट पॉइंट ए बी सी डी एंड ई पे रख देते हैं, मान लेते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं, ठीक है। R1, R2, R3, R4 डॉट 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 Rn इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस बोल दो सही रहेगा, फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ए बी सी डी ई, कोई दिक्कत, क्या इतना लिखना आएगा, आसान तो है ना। अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लिखने आना चाहिए, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो हो जाता है भाई साहब, ध्यान देना बहुत बारीकी से, अपने को अभी भी करना वही है, W इक्वल टू वी इंटू क्यू करना वही है, पर तरीका समझ लो, एन पॉइंट चार्ज है ना। देखो अगर मैं अभी, देखो सर आपने अभी इसके पिछले वाले डेरिवेशन में आपने Q1 और Q2 की वजह से, मतलब पॉइंट ए एंड बी पे तो आपने W मुझे देखना बता दिया, बट सर अगर मैं पॉइंट सी पे पॉइंट सी पे Q3 के लिए अगर मैं W चेक करूं, मतलब अगर मुझे लिखना हो WC, दैट इज W3, मतलब चार्ज 3 के लिए, तो सर मुझे तो पता है कि ये किधर ब्रैकेट लिखना है, N इंटू Q3, तो अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो ये डिस्टेंस है R1 टू, ये डिस्टेंस है R2 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है, पर एक बात समझना, जब मैं W, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, चलो मैं इसको रफ करके बताता हूं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब मैंने ध्यान से सुनिए, जब मैं पॉइंट बी पे WB को चेक कर रहा था तो WB से पहले, मतलब उसके ऊपर रखा वाला चार्ज Q2 है, उसके पहले का चार्ज जो है Q1, उसकी वजह से मुझे पोटेंशियल चाहिए V1 इंटू मुझे चाहिए Q2, सिंपल। पर सर ध्यान सुनना, जब मैं Q3 के लिए WB पॉइंट सी पे जब मैं WC चेक करूंगा तो मुझे चार्ज इंटू Q3 तो रहेगा, पर इस बार मुझे पोटेंशियल चाहिए Q3 से पहले जितने भी चार्ज हैं Q2 और Q1, तो ध्यान सुनना, Q1 की वजह से R1 पॉइंट सी, मतलब पॉइंट 3, दैट इज Q3 पॉइंट सी, तो Q1 से लेके 3, चार्ज 1 से लेके चार्ज 3 तक का जो डिस्टेंस होगा वो R13 होगा, चार्ज 2 से लेकर के चार्ज 3 तक का जो डिस्टेंस होगा वो R23 होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्या इतना बोलने आएगा, सिंपल। तो जब भी मैं, ध्यान सुनना, जब भी मैं Q3 के लिए WC लिखूंगा तो वहां पे जो मेरा V होगा वो V Q3 के पहले वाले जितने भी चार्ज होंगे उनकी वजह से होगा, टोटल होना चाहिए, तो मैं वहां पे मैं V1, मतलब Q1 की वजह से R13 डिस्टेंस पे मुझे V1 भी लेना पड़ेगा, मतलब V1 प्लस Q2 की वजह से चार्ज Q3 पे मुझे R23 डिस्टेंस पे V2 भी लेना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2, अरे हाँ ना तो बोलिए, तो उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्या ये बात समझ में आई, चलो लिख के दिखाता हूं, मैं लिखूंगा यहां पर साफ साफ अक्षरों में, पोटेंशियल एट C, इस पार्ट को थोड़ा रफ कर देता हूं, एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2, सिंपल भाई, चार्ज 1 जिस पे चेक करूंगा उसके पहले का सारा चार्ज चाहिए, उससे पहले के सारे चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे V कितना बन रहा अपने को पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ये है
इंटू Q3, सिंपल। क्या इसको रफ कर दूं? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे क्या? ले लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही लिखने वाला हूं, कोई दिक्कत? चलो ध्यान सुनिए, अब लिखता हूं बहुत ही बारीकी से, मजेदार तरीके से। W3 इज इक्वल टू, अब मैं लिखूंगा मुझे पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो मतलब मुझे Q1 की वजह से Q3 पे कौन सा डिस्टेंस है? ये R13 है, मतलब मुझे इसकी वजह से पोटेंशियल चाहिए, मैं बोल देता हूँ V1 बोल देता हूँ, मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। और Q2 की वजह से Q3 पे R23 डिस्टेंस पे मुझे V2 चाहिए। भाई पॉइंट C पे इसके पहले वाले चार्जेस का जितने भी चार्ज होंगे, बहुत सारे चार्ज होंगे, सबका पोटेंशियल यहाँ पे काम करता है, इस बात को याद रखना। इनटू क्या हो जाएगा? Q3। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ बताओ? W3 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, एक काम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं और बीच में लिखते हैं Q1 अपॉन R12, सॉरी R13 होगा, नॉट R13, क्योंकि मैं चार्ज 3 के लिए ले रहा हूँ ना, R13 प्लस Q2 अपॉन R23 इंटू Q2, अरे Q3 इंटू Q3। अब ये Q3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान सुनना, आगे जाके ये U में स्टोर हो जाएगा। मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ध्यान सुनना, Q1 इंटू Q2, ये Q3 अंदर, सॉरी Q3, ये जो Q3 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q3 अपॉन R13 प्लस Q3 अपॉन R23। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो मैंने पोटेंशियल निकाला चार्ज 3 पे Q2 और पोटेंशियल एनर्जी निकाला चार्ज 3 पे Q2 और Q1 की मदद से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को पता होना चाहिए, मेन इसी का रोल है, उसी को देख करके हम लोग लिख रहे हैं। आप देखोगे तो चार्ज 1 और 3 है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये तो R13, चार्ज 2 है, 3 है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये तो R23। शॉर्टकट है, लिख सकते हो डायरेक्टली, आसान है। चलो एक बात और बताता हूं, इससे पहले एक बात और बताता हूं आपको बहुत ही बारीकी से, ध्यान सुनना, ध्यान सुनिए कि W4, अब मतलब इसी पॉइंट पे जाना है, इसी पॉइंट पे, इसी वाले पे जाना है। मैंने W3 लिख दिया, अपने को अब W4 लिखने आना चाहिए, मतलब 4 पे, अगर मैं 4 पे लिखूंगा तो क्या होगा? देखो ध्यान सुनो, अगर मैं W4 लिखता हूं, ध्यान सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, अब ये डिस्टेंस है R12, ये डिस्टेंस है R23, ये डिस्टेंस है R34, ये बात सही है। पर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अपने को अब W4 लिखना है, तो जब मैं W4 लिखूंगा तो मुझे पता होना चाहिए, Q4 लिखूंगा यहाँ पर, ठीक, ये लिखने आ गया है भाई, फॉर्मूला वही है, W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो V मुझे लिखने आना चाहिए, मेन तो V होता है। तो आप ध्यान दोगे तो Q4 पे Q1 की वजह से भी पोटेंशियल बनेगा, Q2 की वजह से भी पोटेंशियल बनेगा, Q3 की वजह से भी पोटेंशियल बनेगा, तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एट Q4, या फिर इस पॉइंट को D बोला तो पॉइंट D ड्यू टू Q1 Q2 Q3, कॉमा, मतलब W4 पे अगर आप ध्यान दो तो आपको देखने को मिलेगा, देखो बुक का ही है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि V1 V2 V3, क्या देखने को मिलेगा? V3 इंटू Q4। अब एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, पहले इस चीज को थोड़ा सा साइड में लेते हैं, थोड़ा इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान दें तो मुझे V1 लिखना है, पर ये V1 कहां पर है इस बार? Q4 के लिए V1, मतलब चार्ज 1 की वजह से जो चार्ज 4 पे V1 का, मतलब जो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब V का जो इंपैक्ट होगा वो होगा R14 डिस्टेंस पे, R1 से Q1 से लेके Q4, मतलब R14,
तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो 1/4πε0 तो तीनों में कॉमन आएगा, तो तीनों में कॉमन लिख लेते हैं 1/4πε0, तीनों में कॉमन ले लिया। जैसे ही तीनों में कॉमन लिखा, आई होप आपको समझ में आ रही है सारी बातें। जैसे ही कॉमन लिया वैसे मैं लिखूंगा Q1, ध्यान सुनना, Q1 अपॉन R14 प्लस Q2। अब Q2 की वजह से चार्ज 4 पे Q4 के लिए जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा R24। भाई Q2 की वजह से Q4 भाई साहब, तो R24, तो ये हो जाएगा R24। कोई दिक्कत? आसान तो है ना? अब ध्यान दो यहाँ पर, Q3 की वजह से R34 इंटू Q4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। बढ़िया, बस खत्म होने वाला है बहुत जल्द। ध्यान दीजिए, तो W4 मेरा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, आगे जाके स्टोर हो जाएगा, ये W4 स्टोर हो जाएगा U में, एंड बनेगा फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q1 Q4, तो अपॉन डिस्टेंस क्या आएगा R14, जो Q1 Q4 है तो वही लिख दो R14, सिंपल। Q2 पर अपने को कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, R24, Q3 Q4 R34, Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24, Q3 Q4 R34, सिंपल। U की वैल्यू अपने को मिल गई है भाई साहब, ये स्टोर हो चुका है। अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो इसको मैं थोड़ा इधर सरका लेता हूं। अब बारीकी से ध्यान दें तो मुझे n चार्ज के लिए लिखना है, तो n चार्ज ऐसे लिखते रहूंगा क्या, पागल हूं क्या मैं? n चार्ज के लिए क्या होगा, मैंने Q4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये अपने को फॉर्मूला आ गया, सिंपल है, आसान तो है ना। Q4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अगर आप n चार्ज के लिए लिखें, n चार्जेस के लिए भाई साहब Qn तक के लिए लिखेंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए आपको एक पैटर्न बना के चलना पड़ेगा कि ये जो U है, इस U में एक चीज कॉमन आने वाली है। क्या कॉमन आएगा? ये कॉमन आएगा, तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो 1/4πε0 इंटू, ये समीशन ना, समीशन होने वाला है, क्या होने वाला है, बार बार ऐड होने वाला है, तो समीशन, फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पर QJ QK अपॉन RJK, और मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत ही साफ साफ अक्षरों में लिखना चाहूंगा, फॉर ऑल पेयर्स। इस फॉर्मूले को याद रखो, ऐसे फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले से ऐसे फॉर्मूला कैसे बनाए मैं सिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है, मतलब बता रहा हूँ ना, बहुत ही ज्यादा आसान है, नो डाउट। इसको बॉक्स बना देते हैं, क्या याद रहेगा? इसको याद रखिए, इसको याद रखो बस। डेरिवेशन भी अपने को याद होना चाहिए भाई, एग्जाम के हिसाब से तो डेरिवेशन भी अपने को आना चाहिए, रखिए सिंपल। अब बारीकी से ध्यान देते हैं कि सर आपने, चलो ये तो एक अलग टॉपिक जो इसको हम लोग, गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड में जब डाइपोल को आप रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, और मतलब ये डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कि इसको हम लोग फॉर्मूले को समझ करके वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टॉपिक के बाद आप बात को समझो बारीकी से। सर आपने एक फॉर्मूला बताया, आपने बताया कि ध्यान से पॉइंट Q1 Q2 Q3 Q4 एंड डॉट 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 जो Qn था, Qn पे लिया सर, आपने बोला कि बार बार इतना क्यों फाइंड करेंगे, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न फॉलो करते हैं सर, 1/4πε0 समीशन ऑफ QJ QK अपॉन RJK। अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑल पेयर्स। सर ऑल पेयर्स का मतलब क्या है सर? फॉर एग्जांपल अगर मुझे चार्ज 2 के लिए लिखना है, तो मैं K की वैल्यू क्या पुट करूंगा, ध्यान सुनना, मुझे चार्ज 2 के लिए लिखना है, चार्ज फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान सुनना, मैच करते जाओ। पहला फॉर्मूला देखो, U इज इक्वल टू, ये तो कॉमन रहेगा 1/4πε0। मुझे चार्ज 2 के लिए लिखना है, ध्यान सुनना, तो चार्ज 2 पे अगर मुझे पोटेंशियल चेक करना है, पोटेंशियल एनर्जी, नॉट पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बोलोगे तो U, पोटेंशियल बोलोगे तो V, तो Q2
के लिए अगर मुझे चेक करना है तो मुझे इसके पहले वाला चार्ज लेना है, इसके पहले वाला चार्ज, इसके पहले वाले जितने भी चार्ज होंगे उनको छोड़ना। तो मैं इसके पहले वाला तो एक ही है Q1, तो मैं लिख दूंगा Q1 अपॉन R12, ये पहला फॉर्मूला बन गया। सर अगर मुझे Q3 के लिए चेक करना है तो कैसे लिखूंगा, U इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, 1/4πε0। सर जब मैं Q1 के लिए Q2 के लिए देख रहा था तो उसके पहले एक ही चार्ज था, पर अब Q3 के लिए देख रहा हूं तो उसके पहले दो चार्जेस हैं, Q2 और Q1, तो दोनों को ऐड करना है, इसलिए समीशन, इसलिए यहाँ पे समीशन लिखा हुआ है, मतलब ऐड कर लेंगे, दो चार्जेस हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो Q3 के लिए, Q3 पे मैं चेक कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू Q1, तो मैं लिखूंगा अपॉन में R13। Q3 के लिए मैं चेक कर रहा हूं ड्यू टू Q2, क्योंकि इसके पहले भाई साहब लिखा है ऑल पेयर, क्या लिखा है ऑल पेयर, मतलब क्या, इसके पहले जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी पेयर हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से यहाँ पे जितना भी पोटेंशियल एनर्जी होगा अपने को लिखने आना चाहिए। तो Q3 की वजह से क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन में R23, सिंपल। अब ध्यान दो, क्या Q4 की वजह से मुझे लिखने आएगा, अरे हाँ सर आ गया, U इज इक्वल टू, सर ये कॉमन है, 1/4πε0, ध्यान सुनना, 1/4πε0। सर Q4 की वजह से कितने पेयर हैं, Q4 के पहले Q3 Q2 Q1, 3 है, तो सर अपने को Q4 की वजह से Q1 भी चाहिए, R14, भाई वही लिख दो। फिर Q4 की वजह से अपने को Q4 पे Q2 की वजह से भी चाहिए, तो R24, Q4 पे Q3 पे चाहिए Q3 की वजह से, तो R34। यार एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या यार, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ा क्या, अगर इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल आ गया, क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो क्या फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप इसको याद रखो, ऑल पेयर, जिस चार्ज पे भी देखोगे उसके पहले का सारा चार्ज लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आई होप आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पे देखोगे, जिस चार्ज पे देखोगे उसके पहले के सारे चार्ज को, सारे उनके पहले के सारे चार्जेस की वजह से उस चार्ज पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको अपने को ऐड करने आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। हाँ ना तो बोलो यार, ये सुन लो, समझा, कोई दिक्कत, तो अपने को आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो गाइज हम ये जो टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, ये हम लोग, इसमें टॉर्क का मेथड होता है, इसको मैं कराऊंगा, तो 12-15 मिनट का टॉपिक ये भी है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, नो डाउट। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।